Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying population and associated issues for your upcoming UPSC mains examination. Basically, this is part of our GS paper 1. In GS paper 1, there is a topic Indian society, and population and associated issues is the part of Indian society. As you all are aware that I am doing crash course on Indian society, and I have already promised that I will be completing the Indian society in 8 to 10 videos. First of all, let us discuss the syllabus of Indian society once again. As I have already covered salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women organizations, and today we will be discussing population and associated issues, and in upcoming videos we will be discussing all that topics that have been left. So without any delay, let's move towards our topic. First of all, let us understand the population scenario in India. We all are aware कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, एंड इंडिया इज़ नोन एज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इट मीन्स हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड में कौन है? चाइना. एंड सेकेंड इज द इंडिया. इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप 2016 के बेसिस पे देखें तो आपको पता चलेगा कि 132.4 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है. वहीं अभी की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ हो गई है. मतलब बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है. अब बात आता है कि क्या पॉपुलेशन जो है इसका इफेक्ट हम पे पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो अगर आप पॉपुलेशन के इफेक्ट देखें तो आपको एक बात पता चलेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. साथ साथ डाइवर्स कल्चरल सिनेरियो में भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट अभी आप रिकॉर्ड देखें तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है. पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, और पॉपुलेशन जब इंक्रीज कर रहा है तो ये बात अनुमान लगा सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सारे कंट्री से बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इवन अगर देखिए द वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स ऑफ 2019, उन्होंने पॉपुलेशन मतलब जब पॉपुलेशन का बताया कि बाद में जाके हर कंट्री की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो उन्होंने बताया कि 2017 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को हम लोग पार कर जाएंगे. और अगर 2015 तक जाते जाते हम लोग टाइम देखें तो वहाँ पे जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी ऑलमोस्ट 2 बिलियन हो जाएगी. अभी हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? बेसिकली 1.34 बिलियन हमारे यहाँ पॉपुलेशन है. बट 2015 तक आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगी, और हमारे जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट होगा. अब बात आता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे इंडिया में किस तरह से है. अगर आप इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में लोकेटेड है. इट मीन्स क्या कि इंडिया कंट्रीब्यूट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. एंड अभी ही बताया है रिसेंटली कि आपको मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने ही बताया कि इंडिया जो है बाद में एक टाइम ऐसा आएगा 2050 तक जब इंडिया की पॉपुलेशन वो कितनी हो जाएगी? 2 बिलियन हो जाएगी. या फिर उन्होंने ये आगे बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन जो होगी 273 मिलियन हो जाएंगे, और पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज करेगा तो हर तरफ से हमारे इफेक्ट दिखेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज इन इंडिया, अभी आप देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.37 बिलियन. एंड चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1.43 बिलियन. एंड बाय द ईयर ऑफ 2027 इंडिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1.37 बिलियन. वहीं चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी 1.43 बिलियन. अभी आपको मैंने बताया कि इंडिया की अभी पॉपुलेशन कितनी है 2020 में? 1.34 है. ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेट कि 1.35 है. यानी सिर्फ 2017 तक आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, और सब मतलब 2017 तक हमारा जो पॉपुलेशन होगा सरपास कर जाएगा इंडिया की पॉपुलेशन से. अब बात आता है कि जो इंडिया में पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हर स्टेट में इंडिया की पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है? तो नहीं. अगर आप बात करें इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स की जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आप एग्जांपल ले लें उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सो सारे एरियाज है. यहाँ पे आपको पता चलेगा ये सारे स्टेट्स में कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. वहीं कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है. इंडिया की अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखेंगे कौन से स्टेट में, तो दैट इज़ द उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. इट मीन्स कि इंडिया 19.98 करोड़ की पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में. और ये मतलब 2001 पे था, और अभी की बात करें अभी बात करें तो 19.98 है. और 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? 16.60. तो इट मीन्स क्या कि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन वो बहुत तेज़ी से इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है.
वही कुछ ऐसे भी स्टेट्स ले जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है लाइक सिक्किम, लक्षद्वीप, ये सारी जो एरियाज है वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको, सबसे कम पॉपुलेशन दिखेगा जो आइलैंड है दैट इज लक्षद्वीप, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कितना दिखेगा, ओनली 60,000 पीपल रहते हैं। वहीं आप सिक्किम का पॉपुलेशन देखें तो ओनली 0.5 मिलियन ही रह रहे हैं। बट वहीं आप यूपी में देखिए तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है कितना ज़्यादा है सिक्किम और लक्षद्वीप से। तो अब आता है कि क्या फैक्टर्स से तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल फैक्टर। एक किसी भी एक रीजन की कैसे जियोग्राफिकल फीचर्स है और कैसे जियोलॉजिकल फैक्टर्स है। ऑल्सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ड्यू टू द वेरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारे यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिख रहा है, फिर वही आप बात करें जो अलग आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है या छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारे कंट्री की हर जगह वेरी करती है। तो अब बात है कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। तो कुछ स्टेट्स की अगर इंडिया में बात करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, वाइल कुछ स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही कम है। जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारी जो रीजन्स है, नॉर्दर्न रीजन्स, आपको पता चलेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, वही पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं जो अदर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन ले लें वहाँ पे आपको पता क्या चलेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है बहुत ही कम है, जैसे कि सिक्किम एंड असम। अब क्वेश्चन आता है कि वाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो इन सम एरियाज एंड वाई इट इज़ हाई इन सम एरियाज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल फैक्टर। अगर कहीं की फिजियोग्राफी अच्छी होगी या सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, इट मीन्स क्या कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है काफ़ी हद तक अच्छा होगा। बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए जो हमारे बिहार है, बिहार में आपको पता है कि काफ़ी हद तक वहाँ पे फर्टाइल प्लेन है, तो पॉपुलेशन कहाँ पे इंक्रीज करेगा ज़्यादा, बिहार में, एज कम्पेयर टू सिक्किम एंड आसाम। वहीं आप यूपी की ले लें तो यूपी में भी अगर वहाँ पे जो जोग्राफिकल लोकेशंस है, फिजियोग्राफी अगर अच्छी है, वहाँ पे सबके जो बेसिक नीड्स है फुलफिल हो जा रहा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा खासा रहेगा। अब एक बार हम लोग सिनेरियो देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कैसे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करते गया है। अगर आप देखेंगे 2010 में तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना था, वैसे 2011 में आप देखें तो कैसे ये इंक्रीज कर रही है, आपको एक सिनेरियो दिखा रहा है कि हर टाइम हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करते जा रहा है। और अभी जो पूरे वर्ल्ड मतलब पॉपुलेशन देखिए तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करते जा रहा है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है आखिर होता क्या है। बेसिकली ये जो डेमोग्राफी है, ये जब हम लोग पॉपुलेशन की एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसी को डेमोग्राफी पढ़ते हैं। और पॉपुलेशन में हमें डेमोग्राफी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेमोग्राफी सिर्फ एक यही नहीं होता है कि सिस्टमेटिक स्टडी की, डेमोग्राफी में हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी भी आता है, या फिर जो हम लोग अलग अलग जो डेमोग्राफी होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफी, वो भी होता है। अब आता है कि ये जो वर्ड है डेमोग्राफी, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। बेसिकली ये वर्ड डेमोस प्लस ग्राफियन से डिराइव्ड हुआ है। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड डिस्क्राइब का मतलब होता है, ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्राइब ऑफ स्टडी। इट मीन्स क्या कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पीपल जो हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इट मीन्स सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोक्रेसी डील्स विद द पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, बर्थ रेट, डेथ रेट, डिपेंडेंसी रेट एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ आ सकता है। वर्किंग क्लास जो है उनकी किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, मतलब जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में डेमोग्राफिक जो है डिस्क्राइब करता है। अनदर एस्पेक्ट्स की बात की तो वो होता है सोशल डेमोग्राफिक, जिसका फोकस किधर होता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। और दूसरा जो होता है फॉर्मल डेमोक्रेसी। बेसिकली जो फॉर्मल डेमोग्राफी होता है ये क्वांटिटेटिव बेसिस पे होता है। जैसे अगर हमारे यहाँ भी जो सेंसस आते हैं, जो नेशनल सर्वे होता है, वो हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी होता है। इसको कौन कैलकुलेट कराता है, स्टेट। स्टेट ये कैलकुलेट इसलिए कराती है ताकि जो भी वो पॉलिसी ला रही है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर ले। जो भी प्लानिंग आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, प्लानिंग कर रही है इकोनॉमी के लिए या पॉलिटिकल जो भी लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, अच्छे से सेफगार्ड करने के लिए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हर बार डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये डेमोग्राफिक डाटा ही हमारे किसके द्वारा होता है, फॉर्मल डेमोग्राफिक के अंदर आता है। इट मीन्स क्या कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये ओवरव्यू हो गया कि आखिर डेमोग्राफी जो है वो क्या होता है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर देखें तो पहला हमारा फैक्टर जो होता है वो होता है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर के अंदर भी बहुत से सब फैक्टर्स आ जाते हैं
जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिक फैक्टर, एंड तीसरा आता है सोशियो कल्चरल फैक्टर, फोर्थ आता है पॉलिटिकल फैक्टर, एंड लास्ट इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर। तो इन सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब मोस्ट ऑफ ज़्यादा सब ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं उस पे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है, और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारा पॉपुलेशन भी है काफ़ी हद तक अच्छा दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है क्लाइमेट। जियोग्राफिकल फैक्टर में क्लाइमेट जो है पहला रीजन है जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। ये कैसे कि सपोज जहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा होगा, जहाँ पे हार्श क्लाइमेट नहीं दिखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो ठंड हो ना तो गर्म हो, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे होंगे उन्हें एक सूटेबल लाइफ चाहिए। और सूटेबल लाइफ कहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ना तो ज़्यादा कोई इक्वेटर पे रहना चाहता है और ना ही ज़्यादा कोई पोल पे रहना चाहता है। इट मीन्स क्लाइमेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। दूसरा आता है सोइल। मतलब क्या सोइल में कि सोइल जो है किस टाइप का सोइल है। अगर फर्टाइल सोइल है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे पॉपुलेशन, जो भी सिटीजन्स या जो भी लोग होंगे इंडिविजुअल्स, वो वहाँ पे आके एक जगह इकट्ठे होंगे और वहाँ पे वो चाहेंगे कि हम यहीं पे रहें, क्योंकि उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो वहाँ से फुलफिल होगी। वहाँ पे फार्मिंग अच्छा होगा तो वहाँ बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होगा। बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। वहाँ की जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल है, तो वहाँ के आसपास के जो रीजन है वहाँ पे आपको फर्टिलिटी भी जो है काफ़ी हद तक अच्छा दिखाई देती है। दूसरा जो आता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर अवेलेबल है कि नहीं। अगर वहाँ पे जो सी एरियाज है या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे वाटर अच्छा से नहीं मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोग जो है नहीं जा रहे हैं। वहीं जहाँ पे फ्रेश वाटर मिल रहा है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर आप इंडिया में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो एक बैंक, रिवर ऑफ बैंक के पास ही हुई थी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए। दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स मतलब किस टाइप का लैंड फॉर्म्स है कि जेंटल स्लोप, वहाँ पे जेंटल है, फ्लैट प्लेन है, अगर वहाँ पे रोड्स है, इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी है तो लोग वहाँ पे रहना प्रीफर करेंगे। और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हिली एरियाज दिख रही है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो वहाँ पे लोग कम रहना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वो क्या चाहते हैं कि जैसे ग्रेट प्लेन है, तो ग्रेट प्लेन क्या है कि वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ का प्लेन जो है बहुत फ्लैट है। दैट्स वाई लोग वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन देखे तो वहाँ की पॉपुलेशन जो कि काफ़ी हद तक अच्छी होगी एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर। जिस जिस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर होता होगा वहाँ पे लोग जो है बहुत ही कम आते होंगे। एंड सेकेंड इज, लास्ट इज प्लेस लोकेशन। ये जो प्लेस लोकेशन है मतलब कि जो लोग हैं कहाँ रहना पसंद करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजोरिटी में लोग देखें तो अभी टाउन से सिटीज़ में रहते हैं, तो ये भी डिपेंड्स करता है कि कहाँ पे किस टाइप का एरिया है। तो ये जो होता है जियोग्राफिकल फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है उनके साथ साथ कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते होगा। जैसे कि सपोज आपके पास लैंड भी अच्छा खासा है, क्लाइमेट भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है, लैंड फॉर्म भी है, बट अगर आप वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, अर्बनाइजेशन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स नहीं है या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो वहाँ कोई भी लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम में ले तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो सिटी एरियाज है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब चाहिए, और जॉब चाहिए उसके लिए क्या चाहिए कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए किसी भी एरिया में। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो ही लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, वरना सिर्फ फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स ही नहीं उन लोगों को अपने पास बुला लेगा। दैट्स वाई मॉडर्न टाइम में ये इकोनॉमिक फैक्टर भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखिए सोशियो जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिलीजन और अपने कल्चर के साथ रहना चाहते हैं। मतलब कि जो जैसे जो भी नोमेडस होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम एक साथ रहें। इट मीन्स क्या कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे अभी भी कल्चर बहुत से, रीजन बहुत से, तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि हम लोग ऐसे कल्चर में रहें जो हमारे साथ रहता हो, वो हमारे बात को समझे। दैट्स वाई ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोग इसके वजह से भी अपना कल्चर, अगर किसी पार्टिकुलर एरिया से, अगर आप दिल्ली से कोई आ जाता है एक बार गुजरात की तरफ, तो वो गुजरात में अगर उसका कोई अपना नहीं मिलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। दैट्स वाई वो चाहता है कि उसके कल्चर के भी दो चार लोग मिल जाए, तब जाके वो एक दूसरे की बात को समझ लेंगे।
नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि किसी भी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा वार एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, तो कोई भी वहाँ पे रहना नहीं चाहता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सपोज कीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री है और जैसे कि आपका नॉर्दर्न स्टेट्स है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा उनको फियर रहता है वॉर की और या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, कि बाहर के जो भी कंट्रीज है वो उनको उनको आके कहीं अफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर बाहर की कंट्री आके डायरेक्ट ही आ जाती है, इन्वेंशन कर देती है वहाँ पे आके, अब इन्वेजन करेंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक बात है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत से मर जाएंगे। तो उससे ज़्यादा लोग क्या चाहेंगे कि हम ऐसे जगह पे जाएँ जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी हो। एंड मोस्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेमोग्राफिक फैक्टर्स लाइक माइग्रेशन एंड नेचुरल इंक्रीज। मतलब कहाँ किसी भी स्टेट की फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट क्या है, ये भी डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स पॉपुलेशन कंपोजिशन। बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन, ट्रांसजेंडर कंपोजिशन, दिव्यांग कंपोजिशन, लिटरेसी कंपोजिशन, और एक हमारा और रहेगा दैट इज वर्किंग कंपोजिशन। इन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एज पॉपुलेशन में 3 आ जाते हैं। पहला आता है चिल्ड्रेन, दूसरा वर्किंग एज एंड तीसरा एज्ड। हम लोग वर्किंग एज के बारे में और फिर अगेन भी डिस्कस करेंगे। जो चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं 15 साल से कम के। मतलब पॉपुलेशन के अंदर भी 3 टाइप्स के लोग आते हैं। एक तो बहुत कम, मतलब जो 15 साल के कम के हैं, दैट आर नॉन एज चिल्ड्रंस। दूसरा जो होता है वो 15 से 60 के बीच में आते हैं या 59 ईयर्स के बीच में आते हैं। ये क्या होते हैं? वर्किंग एज होते हैं। जैसे जो यूथ होते हैं दे कम्स अंडर वर्किंग एज। एंड लास्ट जो होता है जो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, जो जो मतलब अपने वर्किंग एज पे डिपेंड होते हैं, दैट आर नॉन एज एज्ड पीपुल। तो चिल्ड्रंस तो क्या होते हैं? दे आर अनप्रोडक्टिव और उन्हें क्लॉथिंग, फूड्स, एजुकेशन, मेडिकल केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए है। क्योंकि अगर उनको ये सारी चीज़ें मिलेगी तो बाद में वो बहुत ही प्रोडक्टिव बनते हैं। दूसरा इकोनॉमिक, जो हमारे वर्किंग एज है वो होते हैं बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, चाहे बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव बात करें या इकोनॉमिकली, हर तरफ से प्रोडक्टिव होते हैं। और ये चिल्ड्रंस और एज्ड पीपल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वहीं जो एज्ड ग्रुप होते हैं दे आर रिटायर्ड, और वो कुछ नहीं करते हैं। उनका कभी कभी उनको कोई या तो शॉप्स खोल लेते हैं या अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो होता है सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन के अंदर आता है सेक्स रेशियो। कि व्हाट इज सेक्स रेशियो, व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो। बेसिकली चाइल्ड sex ratio refers to the number of females per 1000 males in the area at a specific time of period। मतलब क्या? सेक्स रेशियो जो है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो है एक 10,000 मतलब 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हुई हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। सपोज अगर आप ले लेते हैं एग्जांपल, अभी आपको जब हम लोग वोमेन या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन की थी कि सेक्स रेशियो होता क्या है। कि अगर आपको मान लीजिए कि एक एरिया है, उस एरिया में जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो है 800, वाइल जो मेन है वो है 1000। तो ये हमारा होता है सेक्स रेशियो। वहीं आप चिल्ड्रन सेक्स रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है कि वो सेक्स रेशियो जो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच की जो सेक्स रेशियो निकालते हैं दैट इज नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड इट इज ऑल्सो फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब जो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द ट्रांसजेंडर कंपोजिशन। ये जो ट्रांसजेंडर कंपोजिशन है बेसिकली ये सबसे पहले 2011 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। उससे पहले कहीं पे भी ऐसा नहीं था। हमारे इससे पहले जितने भी सेंसस हुए वहाँ पे कहीं पे भी इनका कंपोजिशन नहीं कैलकुलेट करते थे। ये जो था इसमें क्या होता है, ये 2011 में बताया गया कि हमारे यहाँ 3 तरह के कंपोजिशन है। पहला मेल है, दूसरा फीमेल है एंड तीसरा जो अदर्स होते हैं दैट इज ट्रांसजेंडर। अभी आप देखिए ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो आपका पता चलेगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर की मीन्स अदर्स की वो है 4,87,803। नेक्स्ट जो आता है होता है दिव्यांग कंपोजिशन। ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 207.8 lakhs households having disabled person in the country constituting 8.3% of the total households। ये बहुत ही बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं दे आर डिसेबल्ड, और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। ऑलमोस्ट अब तक देखें तो लास्ट सेंसस के बेसिस पे 20.5 लाख जो पॉपुलेशन है अब तक इंक्रीज कर गई है। तो दिस इज दिव्यांग कंपोजिशन एंड लास्ट इज द लिटरेसी कंपोजिशन। हमें पता है कि किसी भी कंट्री के लिए वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी भी हो,
बट लिटरेसी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो है लोगों को एम्पावरमेंट की तरफ ले जाता है। और अभी आप बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट है काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, चाहे फीमेल्स की बात करें या मेल्स की। अभी जो एजुकेशन अभी भी मेल से कम है, बट पहले हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप। आपको भी मैंने बताया कि वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप कौन होते हैं, जो 15 टू 60 ईयर्स के बीच में आते हैं। इसके अंदर भी 3 आ जाते हैं वर्कर्स। पहला होते हैं देयर मार्जिन मेन वर्कर्स, दूसरा जो होते हैं वो होते हैं मार्जिनल वर्कर्स, एंड तीसरा होते हैं नॉन वर्कर्स। तो अब आता है कि हु इज़ मार्जिनल वर्कर, हु इज़ मेन वर्कर एंड हु इज़ नॉन वर्कर्स। सो जो मेन वर्कर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जो एटलीस्ट 183 डेज हर साल में काम करते हैं। वहीं जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स होते हैं जो साल में 183 डेज से भी कम काम करते हैं। और लास्ट जो होते हैं दैट इज नॉन वर्कर्स, वो लोग होते हैं जो इन दोनों से अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वो खुद बताते हैं कि 2011 और 14 में जब हमारा हुआ था कि जो हमारे यहाँ पे टोटल वर्कफोर्स एस्टिमेशन है वो ऑलमोस्ट 47.41 है। मतलब हमारे यहाँ वर्किंग जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन 132 में से 132 मिलियन में से हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन कितनी है 47.47% लोग ऐसे थे जो वर्किंग अभी कर रहे थे। उसमें से अभी 33.69 जो लोग हैं दे आर रूरल पीपुल, एंड 13.72 वर्कर्स जो हैं दे आर अर्बन वर्कर्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे बताते हैं कि कितने लोग जो हैं हमारे यहाँ अभी काम करते थे और कितने लोग जो है काम नहीं करते हैं। ऑल्सो अभी देखें तो अभी की जो सिनेरियो है वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या कि 2019 के बेसिस पे हमारे यहाँ मोर देन 63% जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं, मतलब जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर आते हैं। सो यही जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट मीन्स क्या कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज हाई एंड कंस्टिट्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और अकॉर्डिंग 2019 इंडिया की ऑलमोस्ट 63% जो पॉपुलेशन है वो 15 से 60 ईयर्स के अंदर आती है, एंड दे आर नोन एज इंडियाज डिविडेंड। सो ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में है। मतलब ये क्या होता है, बेसिकली वर्किंग क्लास के बारे में बताता है कि कितना लोग जो है वर्क कर रहे हैं और कितना प्रोडक्टिव वो लोग हैं। अब देखते हैं वो हु इज व्हाट इज डिपेंडेंसी रेट रेशियो। बेसिकली ये जो रेशियो है ये मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। मतलब जो ओल्ड लोग होते हैं या फिर जो चिल्ड्रंस है दे कम्स अंडर दिस, मतलब ये लोग क्या है दे आर डिपेंडेंट ऑन वर्किंग क्लास। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें अभी के बाद में तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा है। वहीं जो ओल्ड लोग हैं या जो बच्चे हैं इनकी पॉपुलेशन कम है, पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं वर्किंग एज पे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक जो हमारा अलग अलग जो हम लोग पढ़े कि व्हाट इज सेक्स कंपोजिशन, व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट आता है जो हम मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन के लिए। तो पहला कौन सा आता है दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है बेसिकली टोटल फर्टिलिटी जो है इट इज अ टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए स्पेसिफिक टाइम। ये जो होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना लाइव बर्थ हुआ है दैट इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। दूसरा जो होता है वो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दैट इज IMR। ये क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 पर लाइव बर्थ। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ वुमेन हु लिव ड्यूरिंग हु डाई ड्यूरिंग बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ। ये भी जो नंबर जो औरतें डाई हो गई हैं पर 1000 लाइव बर्थ से डिवाइड कर देंगे तो आपका मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है निकल जाता है। लास्ट जो होता है वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब क्या कि एक एवरेज पर्सन जो है पूरी उसकी जो एक पर्सन है उसकी जीने की कितनी एक्सपेक्टेशन मतलब वो कितने साल तक जी सकता है, एक्सपेक्टेड उसके ईयर कितनी है दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हीं को जानेंगे कि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं। अब तो देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन ट्रेंड कैसे रहा है। तो हम लोग 1901 से देखते हैं पूरा अभी का जो सिनेरियो है वहाँ तक। तो सबसे पहले 1901 में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1901 टू 1921 के बीच में हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त बर्थ रेट और डेथ रेट जो था दोनों ही हाई था। अब आता है कि वाई बर्थ रेट वॉज सो हाई एंड वाई डेथ रेट वॉज सो हाई।
क्योंकि जो बर्थ रेट था उसका हाई होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ सब्सटेंसिव इकोनॉमिक था, और सर्वाइवल रेट और जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन ये भी तो काफ़ी हद तक मतलब अच्छा तो नहीं था, बट फिर भी जब हमारे यहाँ सब्सटेंसिव इकोनॉमी है तो वहाँ पे बर्थ रेट लोग चाहेंगे कि चलो बच्चे होंगे तो हमारे खेती में काम करेंगे। बट आता है कि वहाँ उस वक्त हमारे यहाँ डेथ रेट क्यों कम था? क्योंकि जो उस वक्त की मेडिकल फैसिलिटीज़ थी या उससे रिलेटेड और भी जितनी फैसिलिटीज़ थी हमारे यहाँ कम थी। प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलना, वो मतलब थोड़ा बहुत एजुकेशन तो मिलता था बट प्रॉपर नहीं एजुकेशन मिलने की वजह से डेथ रेट जो था, और मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से डेथ रेट कम था। दैट्स वाई दोनों ही कम होने की वजह से, जब दोनों ही बहुत, डेथ रेट भी हाई था, बर्थ रेट भी हाई था, इट मीन्स क्या कि पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। दूसरा जो हमारे यहाँ ट्रेंड आया दैट इज इन बिटवीन 1921 टू 1951। वहाँ पे हमें पता चला है कि हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी स्टेगनेंट ग्रोथ रेट वहाँ पे हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट जो है एंड डेथ रेट थोड़ा बहुत उनमें डिक्लाइन दिख रहा है। अब बात, बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा था बट डेथ रेट जो था वहाँ पे डिक्लाइन दिखा। अब बात आता है कि डेथ रेट क्यों डिक्लाइन दिखा? क्योंकि उस वक्त भी 1951 तक भी हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो काफ़ी हद तक अच्छा नहीं था। साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या पीडीएस जो सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी अच्छा नहीं था। कि हमारे उस वक्त भी हमारे देखिए कि पॉपुलेशन की जो स्थिति है काफ़ी हद तक अच्छा नहीं थी। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे डेथ रेट तो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब डेथ रेट यहाँ पे हाई है, बर्थ रेट भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिख रहा है। फिर हमारा तीसरा ट्रेंड आता है दैट इज इन बिटवीन 1951 टू 1981। उस वक्त हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है इन बिटवीन 1951 टू 1981। अगेन हमारे यहाँ 1981 से या उसके बाद की टाइम देखें तो आपको पता चलेगा क्या कि सडनली हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सडनली फॉल हो रही है। अभी के सिनारियो में वही हो रहा है कि पहले आपको पता चलेगा कि बर्थ रेट डेथ रेट काफ़ी हद तक हाई रहा है, बट अभी का जो सिनारियो है वो ऐसा नहीं है। अभी आपको पता चलेगा कि लोग जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, और अभी हम लोग क्या मान के चलते हैं 3:1 रेशियो का मान के चल रहा है, पॉपुलेशन हर फैमिली में ऐसा होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो आप इमेज में भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। इनिशियली इन 1901 टू 1911 आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है दोनों अच्छा खासा जा रहा है, और एक टाइम ऐसा है कि दोनों एक स्टैग्नेंट हो गए हैं। अगेन आपको पता चलेगा क्या कि जो डेथ रेट है, जो हमारा डेथ रेट है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, वाइल वहीं आप बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट उतनी तेज़ी से डिक्लाइन नहीं हो रहा है जितनी तेजी से हमारा डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। डेथ रेट डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड पीडीएस सिस्टम। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। मतलब आप यहाँ पे ट्रेंड देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे यहाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? पहले तो आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आप बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट पॉलिसी है वो हो सकता है। साथ साथ इसके अंदर अदर भी फैक्टर आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की कैसी है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कैसा है, जो फीमेल वर्क कर रही है वो कैसा है, या कल्चरल एट्रीब्यूट्स जो फीमेल फैमिली साइज को लेके है वो कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्शन, सोशल नॉर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, हेल्थ केयर, स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, नेट माइग्रेशन, ये सारी डिटरमाइन करती है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होगा। अगर ये सारी चीज़ें में हमें अच्छा चीज़ दिख रहा है कि ये लोग जो है इन सब में सुधार है, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ भी है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। अब जो आता है कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन को चेंज कर रहे हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर हैं। जो फर्टिलिटी होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है, मॉर्बिडिटी होता है, माइग्रेशन होता है, दे आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन चेंज। फर्टिलिटी रेट मैंने आपको बताया कि अभी आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो फर्टिलिटी रेट होता है, अगर जो वर्किंग वुमेन है अगर वो उनकी फर्टिलिटी की बात करें या जो हाउस होल्ड्स है उनमें आपको एक बात पता चलेगा कि सबसे कम फर्टिलिटी रेट जो होता है आपको वर्किंग वुमेन की दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन काम करती हैं, वो थक जाती हैं। वहीं आप जो हाउस होल्ड्स के देखें इनकी फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी हद तक अच्छा होता है। साथ साथ मोर्टालिटी मीन्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, या फिर आप बात करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये भी अफेक्ट करता है डिटर्मिनेंट से इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन चेंज में। साथ साथ मोबिलिटी जो बीमारी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड माइग्रेशन भी पॉपुलेशन चेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। अब इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है दैट इज पॉपुलेशन ट्रेंड। मतलब क्या, किसी भी कंट्री में एक टाइम ऐसा होता है कि पॉपुलेशन ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि वहाँ पे कभी वॉकिंग एज की वहाँ पे ज़्यादा वॉकिंग एज जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। कभी हमें पता चलता है कि उस कंट्री के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है।
कभी हमें पता चलता है कि वहाँ के जो जो एज्ड ग्रुप हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बेसिकली पिरामिड जो होता है, पॉपुलेशन पिरामिड, ये ग्राफिकल लोकेशन या रिप्रेजेंटेशन है एज एंड सेक्स कंपोजिशन का विद स्पेसिफिक पॉपुलेशन। जैसे कि इसमें बात करें तो इसमें दो हिस्टोग्राम्स होते हैं। पहला होता है दोनों होता है, जो हिस्टोग्राम्स होते हैं दोनों दो होते हैं, एक तरफ होता है मेल का और दूसरी तरफ होता है फीमेल का। यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो तरह से शो किया जाता है। वर्टिकली एज को शो किया जाता है एंड हॉरिजॉन्टली जो उनकी एज है, मतलब कितनी एज तक वो जी सकते हैं उसके बारे में है। सो द नंबर बाय जेंडर एंड बाय एज डिपेंड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन। मतलब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जेंडर है किस तरह से हो रहा है तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर आप इंडिया में बात करें, हम दो जगह की डेमोग्राफी को कंपेयर करके पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं। तो आपको एक बात पता चलेगा क्या है कि चाइना में जो लोग हैं वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं वो, उनका जो पिरामिड है वो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो 45 टू, आप बोल सकते हैं 45 या 50 के आसपास के जो लोग हैं उनके वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। वहीं हमारे यहाँ बात करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वाइल जो बड़े उम्र के लोग हैं वो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पिरामिड लाइक ऐसे बन रहा है, वहीं उनके यहाँ पिरामिड जो है दूसरे तरह से बन रहा है। इट मीन्स क्या कि जो 50 ईयर्स के आसपास के जो लोग हैं चाइना में बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट है, वहीं इंडिया में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। बट बूढ़े होते होते पता चलता है कि वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऊपर का जो दिख रहा है आपको एक कोण की तरफ दिख रहा है। वहीं आपको चाइना की बात करें तो चाइना में दिखेगा कि भले ही बच्चों की पॉपुलेशन कम है बट वहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि वहाँ के जो एज ग्रुप है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। हमारे यहाँ भी अभी अच्छा है, बट हमारे यहाँ ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो बड़े उम्र तक जाते जाते पता चलता है वो डाई हो जाते हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को बचा के रख रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि एक टाइम ऐसा आ रहा है जब वहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा खासा वर्क हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉपुलेशन जो एजिंग है, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम देखें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें दिख सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंप्लॉयमेंट नहीं मिलता, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग जो है पॉपुलेशन बढ़ा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका थोड़ा बहुत अफेक्ट हमें दिख रहा है। अलग अलग फैक्टर लिख सकते हैं, बट हमें जानना है कि जो एजिंग ग्रुप्स के लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। साथ साथ देखेंगे कि यूथ जो है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आप पॉपुलेशन एजिंग के प्रॉब्लम्स देखें तो सबसे पहला फैक्टर दिखेगा इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशियो। मतलब बहुत ज़्यादा ही जो एजिंग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्वाभाविक बात क्या है कि वो बहुत कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और जब वो बहुत कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो क्या करते हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं। इट मीन्स क्या कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिखेगा कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशियो एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। मतलब कि एक तो रिटायर हो गए, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाएंगे। और वो क्या होगा कि उसके वजह से फाइनेंशियल इनस्टेबल होने की वजह से जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो एक तरह से बर्डन की तरह, मतलब बर्डन बन जाते हैं। स्पेशली जो ओल्ड मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाते हैं। और हमें पता है कि जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे वो ओल्ड एज में जाते हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती जाती है। स्पेशली जो वुमेन होती है, हमें पता चलेगा कि वुमेन्स की प्रॉब्लम्स से ओल्ड होते होते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है। इट मीन्स दे आर इमोशनली वनरेबल एंड हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड प्रोडक्टिव मैन पावर। वो जैसे ओल्ड एज में जाएंगे उनकी जो प्रोडक्टिव मैन पावर है इट बिकम्स रिड्यूस। अब देखते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हमें हेल्थ केयर सेंटर जो है उसको सुधारना पड़ेगा। साथ साथ जो उनकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी दिख रही है उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। और वो स्टेबल कैसे बना सकते हैं, उनको उनकी जो हमारे पेंशन, मतलब उनका जो रिटायरमेंट का जो टाइम है उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही रिटायरमेंट का एज इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेट है वो कम हो जाएगी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट में जो बर्डन बढ़ रहा है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा, हेल्थ केयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड उनका जो हम बोल रहे हैं कि दे आर बिकमिंग रिड्यूस्ड प्रोडक्टिव मैन पावर, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ में हमें बेटर पेंशन स्कीम लाना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब जो बूढ़े होकर जॉब नहीं कर पाते उनके लिए हमें सोचना चाहिए। स्पेशली फोकस ऑन विडोज, क्योंकि वो तो बाहर जा नहीं सकती, तो उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। रिटायरमेंट का एज इंक्रीज करना चाहिए और साथ साथ डिक्रीज द डिपेंडेंसी रेशियो बाय स्किलिंग पीपुल को स्किल करके हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो को इंक्रीज जो है अच्छा खासा डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यूथ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर हम लोग यूथ के इशूज़ के बारे में बात करें तो बहुत से हमें इशूज़ दिख सकती है, लाइक एम्प्लॉयबिलिटी चैलेंज।
एम्प्लॉयबिलिटी चैलेंज बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे स्टूडेंट जो है उसके पास स्किल जो होती है बट वो एम्प्लॉयड नहीं है। और अभी देखिए तो इंडिया में जो ये जो सिनेरियो है बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले ले आप इंजीनियर्स की, हमारे यहाँ अभी भी जो इंजीनियर्स है दे आर नॉट रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा उन्हें एडिक्वेट स्किल नहीं मिला है। जो अभी हम लोग बहुत लॉजिक में जाकर पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से अगर वो लॉजिक में नहीं पढ़ रहे हैं, कोडिंग उन्हें जो जिसको कोडिंग आ रहा है या बहुत लॉजिकली सोच रहा है उन्हें जो हो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के 4.0 के पार्ट हो सकते हैं। बट अभी भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी चैलेंज बहुत ज़्यादा दिख रही है। साथ साथ लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाई? क्योंकि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रहा है एंड इंटरप्रेन्योर जो है बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? ड्रग एब्यूज है यूथ के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दे आर इमोशनली वीक एंड दे ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड। तो सुसाइडल टेंडेंसी जो है ये भी यूथ के साथ प्रॉब्लम्स है। रेडिकलाइजेशन एंड फंडामेंटलाइजेशन प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लेक ऑफ फिजिकल एंड फोर्स एक्टिविटीज एंड मोर इन्वॉल्वमेंट इन ऑनलाइन प्रेजेंस स्पेशली आफ्टर कोविड-19। ये चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि लोग जो है फिजिकल इन्वायरमेंट या फिजिकल एक्टिविटीज़ से दूर हो गए। बहुत ज़्यादा प्रेजेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा डिफाइड दिख रहा है। तो ये यूथ के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। यू कैन राइट अबाउट दिस बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय यूथ। अब हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। इसी में एक टॉपिक आता है पॉपुलेशन में कि माइग्रेशन। बेसिकली माइग्रेशन क्या होता है कि इट refers to the movement of people from one place to other and which involves mobility from one geographical unit to another due to marriages, job opportunity, education and lifestyle. Also क्या होता है माइग्रेशन जो है इट माइट पॉसिबल ड्यू टू पुश फैक्टर एंड ड्यू टू पुल फैक्टर, या फिर इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो अब आता है कि किसी भी कंट्री में हम लोग पॉपुलेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो माइग्रेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? जो नेशनल सर्वे होता है, नॉट अ नेचुरल सर्वे, नेशनल सर्वे होता है, नेशनल सेंसस होता है या पॉपुलेशन रजिस्टर या सैंपल सर्वे होता है। इसकी बेसिस पे हम लोग जो हमारा निकलता है ये जान सकते हैं कि कितने लोग माइग्रेट किए हैं एक जगह से दूसरे रीजन में। ऑल्सो हमें ये भी याद रखना है कि हमारे यहाँ जो माइग्रेशन होता है या कहीं पे भी माइग्रेशन 4 टाइप्स का होता है। उसके पैटर्न 4 होते हैं। पहला क्या है? या तो रूरल टू रूरल, मतलब एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, स्पेशली जब लड़कियों की शादी होती है। दूसरा रूरल टू अर्बन, क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तीसरा अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल आना मतलब लोग क्यों आते हैं बेसिकली? ताकि जो पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ से आके वो हो सकता है कि माइट पॉसिबल कि उन्हें अब लगता होगी वहाँ पे नहीं रह के उन्हें अपने विलेज में रहना चाहिए, तो वहाँ पे आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज अर्बन टू अर्बन, मतलब लगता है कि इस अर्बन से ये जो अर्बन एरियाज है इससे बेटर हमारा वो अर्बन एरियाज है, तो लोग वहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इट मीन्स माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो 4 आता है। और अभी इंडिया में देखें तो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा रूरल टू रूरल माइग्रेशन। वाई? बिकॉज मैरिजेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने आपको बताया कि मैरिज, जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। दूसरा रूरल टू अर्बन, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। लास्ट वाला जो 2 है हमारे यहाँ बहुत कम दिखता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन से रीजंस हैं जो माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। पहला आता है पुश फैक्टर। बेसिकली पुश फैक्टर में होता क्या है कि लोग पुश मतलब धक्का दिया जाता है। इट मीन्स क्या कि ये वो न्यू एरियाज, मतलब पीपल उस न्यू एरियाज में माइग्रेट करते हैं जहाँ से वो मतलब पॉवर्टी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी ना हो, लेक ऑफ एजुकेशन ना हो। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ही लोग एक जगह से दूसरी ही जगह माइग्रेट करते हैं। स्पेशली इसमें देखिए केस तो जो लोग गांव से विलेज की तरफ जाते हैं दैट इज पुश फैक्टर। दूसरा जो आता है वो होता है पुल फैक्टर। इसमें क्या है कि पुल फैक्टर में लोग को बुलाना, मतलब अपनी तरफ बुलाना। इट मीन्स क्या? इट रिफर्स टू द फैक्टर्स which attract people to migrate to areas due to better employment, better lifestyle, higher wages, and this can be attributed to large scale international migration। मतलब लोग अदर स्टेट में जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट है, बेटर लाइफस्टाइल है। वहाँ पे उनको धक्का तो नहीं दिया जा रहा है कि अब तुम्हें लैक ऑफ एजुकेशन है या हेल्थ केयर फैसिलिटी सब अवेलेबल है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि और बेटर लाइफस्टाइल बनाना है। दैट्स वाई इट इज़ द सेकेंड फैक्टर दैट इज पुल फैक्टर। अब और 2 फैक्टर आते हैं दैट इज पुश बैक फैक्टर एंड पुल बैक फैक्टर। ये पुश बैक फैक्टर जो है इट मीन्स क्या कि लोग अपेन जहाँ से वो गए हैं अगेन उनको पुश किया जा रहा है। इट मीन्स इन डेवलप, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री
पुशबैक फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस पीपल माइग्रेटिंग टू न्यू एरियाज स्पेशली अर्बन एरियाज आर अनेबल टू सस्टेन एंड सर्वाइव दैट लीड टू पुट देम इनटू देयर ओरिजिनल प्लेस। अक्सर हम देखते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं ताकि उनके ये जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाए, बट उन्हें वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उससे भी ज़्यादा उनको गांव से भी ज़्यादा बुरी दशा देखना पड़ा है। तो वो क्या करते हैं कि अगेन वो पुश बैक हो जाते हैं अपनी तरफ, ज़बरदस्ती वो अब जहाँ से आए हैं वहीं पे आ जाते हैं। एंड मोस्ट थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट इज द पुल बैक फैक्टर। पुल बैक फैक्टर होता क्या है कि इसमें पीपल जो है माइग्रेट करते हैं ओरिजिनल प्लेस पे। वाई? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ से वो पहले गए थे, मतलब एक अर्बन एरियाज में, वो रूरल से अर्बन एरियाज में गए थे, बट वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी अब हमारे विलेज में आ गई है, तो वहाँ आ जाते हैं। जैसे मनरेगा की वजह से लोग जो है बेसिकली, मनरेगा से पहले लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे थे, बट जब उन्हें पता चल गया कि मनरेगा से हम अच्छा खासा घर पे ही हमें सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है, तो वो आ जाते हैं। मतलब उन्हें कोई पुशबैक या ज़बरदस्ती उन्हें नहीं आना पड़ता, वो अपनी मर्जी से आते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट 4 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल। ओके, अब हम देखते हैं कि आखिर इम्पैक्ट क्या होता है माइग्रेशन का। तो इम्पैक्ट का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। प्रोज मतलब क्या है, इट इज ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच एज इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशन एंड वाइड ऑफ द मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल एट लार्ज। इट मीन्स क्या कि जो लोग का मेंटलिटी है, जो कंपोजिट कल्चर है, उसको ब्रेक करना, उसका इवॉल्व करना। साथ साथ जो अगर लोग रूरल से अर्बन में जाते हैं तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होता है। स्किल लेवल्स जो होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है कि उनको, अगर वो अच्छे से जाके अगर कहीं जाते हैं स्किल लेबर, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। साथ साथ जो उनके बच्चे होते हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। और क्या होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी रिड्यूज होता है, बर्थ रेट है उसको भी लोग रिड्यूज होता है। क्योंकि लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये जो पॉपुलेशन है इंक्रीज कर रही है, तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। बट माइग्रेशन के कुछ कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला क्या, many migrants are completely illiterate and uneducated, therefore they are not unable to fit in most of the job and must lack basic knowledge and lifestyle because they have basic knowledge, their lack of basic knowledge and their lifestyle। नेक्स्ट इज द पॉवर्टी, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब क्या, कभी कभी तो लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि पॉवर्टी जो है उनको फिर से ये विवश कर देता है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत बुरी हो जाती है, उन्हें हेल्थी लाइफ नहीं मिल पाता है, नॉर्मल लाइफ नहीं मिल पाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक निगेटिव हमें दिखता है। साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, ग्राउंड वाटर का, एयर पोल्यूशन का या मैनेजमेंट का। तो लोग अगर गांव से अर्बन में जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनको भी अर्बन में जो बीमारी है वो उनको भी अफेक्ट करेगी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है वाइल इसका निगेटिव इफेक्ट भी है। अब आता है कि कौन कौन से इश्यूज है जो माइग्रेंट लेबर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट दैट इज इन 1979। साथ क्या, लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स एंड लास्ट इज द लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड basic amenities in urban areas। So these are the issues, these are the two important issues that are faced by migrant लेबर्स। और इसका अगर पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का, तो स्वाभाविक बात है कि माइग्रेंट लेबर जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। सो दिस इज अबाउट माइग्रेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन। अब हम लोग इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी देखते हैं, दैट इज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बेसिकली ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो, उसमें बहुत से नेशनल पॉपुलेशन, मतलब बहुत से 3-4 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, बट उसमें इंपॉर्टेंट एक नेशनल पॉलिसी है, दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ 2000। बस 2000 जो है, ये जो हमारा एनपीपी है 2002 का, इसमें गवर्नमेंट जो है ये सेकेंड टाइम लेके आई। और इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में बात करते हैं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है या मैटरनिटी रेट है, इन सबको मैनेज करने के बारे में बात करते हैं। और इंडिया में पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में इसको देखा गया था कि जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो रहा है, इससे जो इश्यूज हैं रिलेटेड, चाइल्ड सर्वाइवल या जो मैटरनल हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, कंट्रासेप्शन है, इन सब प्रॉब्लम्स को पहली बार 2000 में फोकस किया गया उसकी तरफ, और इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में। इसका सबसे बड़ा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जितनी भी डिलीवरी है उसको एक प्रॉपर, मतलब एक आप अच्छे से गवर्नमेंट जो या अच्छे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कराना, और जो चाइल्ड है उनका अच्छे से हेल्थ उनको देखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या चाइल्ड केयर है उसको इम्प्रूव करना।
दूसरा इसका मिड टर्म ऑब्जेक्टिव देखिए, तो इसका मिड टर्म ऑब्जेक्टिव यही था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको मेंटेन करते, एंड दे टॉक अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, मतलब 2:1 के बारे में वो लोग बात करते हैं। एंड वहीं आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो यही टारगेट करते हैं कि बाय 2045 ट्राई टू स्टेबलाइज आवर पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका टारगेट यही है 2045 तक हम लोग इसको स्टेबलाइज कर लेंगे। मतलब इसका 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का। दे आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग कि हम लोग हमारा जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द सेकेंड नेशनल पॉलिसी एंड पॉपुलेशन। इसके रिलेटेड आप बहुत से पॉलिसीज जो है वो सारे पढ़ सकते हैं। So this is all about population. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.